ओके, सो अभी मैंने आपसे जब बात कर रहा था तो आप स्टेट टॉपर थे 12th में, तो इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैंने ऑनलाइन ही ढूंढना शुरू किया। ऑनलाइन कई सारे वीडियोस मिल जाते हैं हमें पुराने टॉपर्स के कि कैसे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को स्पेशली कैसे हैंडल करना है। ओके, जो स्कोर कार्ड आया तो उसमें पिछले टाइम आपके कहाँ ज़्यादा कमियां नज़र आई थी और इस बार कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है और वो इम्प्रूवमेंट कैसे करी आपने? था सर। ओके, सो मैथ टफ जनरली ऑप्शनल सब्जेक्ट माना जाता है और मैथ में स्कोर भी अच्छा आता है जनरली वैसे देखा जाए, क्योंकि इसमें ये है कि आप अगर सही करके आए तो स्कोर मिल जाएगा। बट जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि मैथ ऑप्शनल को कवर कैसे करें। सो कभी आपके मन में ऐसे नहीं आया कि ये कवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, दूसरा ऑप्शनल रखना चाहिए था ईजी सा? कैंडर। अच्छा, आपने NCERTs वगैरह पढ़े थे? जी कौन सी पढ़े थे? 6 से 12 के सारे पढ़े थे या 11 12 या कुछ सिलेक्टेड? सर, ये भी एक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन आपने पूछा और ये मेरे केस में भी बहुत हो जाता है सर, ये कई बार होती है ये चीज़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो हमारे साथ है मनन सर, जिनका 46 रैंक के साथ UPSC में सिलेक्शन हुआ है। ये सर का 3rd अटैम्प्ट था और ऑप्शनल है वो मैथमेटिक्स से रहा है। सो आज हम सर की जर्नी जानेंगे, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन वगैरह करी है, क्या स्ट्रेटजी बनाई, क्या टाइम टेबल वगैरह फॉलो किया है। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले सर आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी है IIT बॉम्बे से। 2020 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। इसके पहले 2016 में मैंने क्लास 12 में अपेयर हुआ था सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से, और उसके पहले 2014 में क्लास 10 सेम स्कूल से। ओके, सो अभी मैंने आपसे जब बात कर रहा था तो आप स्टेट टॉपर थे 12th में, तो इसके बारे में बताइए। फॉर्चुनेटली क्लास 12th में मेरे 99% मार्क्स थे और जो ISC बोर्ड का स्टेट टॉपर था मैं उत्तर प्रदेश से। जी ओके, सो आपके जो फर्स्ट 2 अटैम्प्ट है उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो आपको क्या लगता है कि स्टेट टॉपर और UPSC का एग्ज़ाम तो फिर इजीली निकाल ही लेना चाहिए था मे बी फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो फिर ऐसा क्या रहा कि आपका नहीं हुआ? या फिर आपको लगता है कि ये जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, जो क्लास के टॉपर होते हैं, वो आगे जाके भी अच्छा कर पाएंगे, ये जो चीज़ें हैं काम आती हैं? मैं समझता हूँ कि UPSC एग्ज़ाम की तरफ एक ये परसेप्शन रहता है कि जो लोग ने अच्छा परफॉर्म किया पहले या अच्छे कॉलेज से, केवल वही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं या उनको क्रैक करने में एक आसानी होती है। मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरा पहले 2 अटैम्प्ट्स के बाद भी, वो ये है कि ये एग्ज़ाम अपनी मेहनत खुद कराता है। आपने पहले क्या कर रखा है, पहले आप कितने अच्छे हो नहीं हो, वो अलग है। इस एग्ज़ाम के लिए आपको इसके हार्डवर्क करना है, चाहे आप 1 अटैम्प्ट में करो या 3 में करो या 6 अटैम्प्ट में करो। राइट, सो सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है, कहाँ से मोटिवेशन मिला था या फिर कैसे स्टार्ट हुआ? जी सर, सिविल सर्विसेज के लिए मेरे फादर ने ही मोटिवेट किया था मुझे। बचपन से इंस्पायर करते थे वो कि सिविल सर्विसेज को एक एज अ करियर ऑप्शन मैं चूज़ कर सकता हूँ। पर एक्चुअल मोटिवेशन कॉलेज में जाके ही हुआ, जब मैंने फ्रेंड्स और अपने सीनियर से वहाँ पे कंसल्ट किया और सिविल सर्वेंट्स का क्या रोल होता है वो जाना, और फिर वहीं से प्रिपरेशन भी स्टार्ट करी मैं। ओके, सर जैसे कि जब आपने स्टार्ट किया ये प्रिपरेशन, डिफरेंट बैकग्राउंड से थे आप, इंजीनियरिंग और इसमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ज़्यादा आते हैं, तो फिर कैसे हुआ जब अब चीज़ें कुछ पता नहीं होती हैं, फिर कोचिंग में गए, कैसे स्टार्ट हुई? ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। सबसे पहले तो मैंने ऑनलाइन ही ढूंढना शुरू किया। ऑनलाइन कई सारे वीडियोस मिल जाते हैं हमें पुराने टॉपर्स के कि कैसे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को स्पेशली कैसे हैंडल करना है। और उसी के दौरान मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी का भी डिसीजन लेना का सोचा। तब मैंने सबसे पहले मैथमेटिक्स जब लिस्ट देखी और उसमें मैथमेटिक्स देखा, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था स्कूल में, तो मैंने एक क्यूरियोसिटी से उसका क्वेश्चन पेपर निकाला कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें। तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे टॉपिक्स मुझे नोन थे और उन क्वेश्चंस को मैं समझ पा रहा था कि एटलीस्ट वो पूछ क्या रहे। तो तभी मैंने सोच लिया था कि ऑप्शनल तो मैं मैथमेटिक्स लूँगा, और रही बात ह्यूमैनिटीज़ की, तो GS सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी हैं और सभी के लिए रहते हैं, तो मैं उनको कोचिंग के थ्रू या ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू उनको वैसे मैनेज कर लूँगा। ओके,
सो सिविल सर्विस जब प्रीलिम्स की बात आती है तो प्रीलिम्स की थोड़ा स्ट्रेटजी बताइए कि आपने क्या बनाई और कैसे स्टार्ट की। सर मैं समझता हूँ कि प्रीलिम्स में स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि प्रीलिम्स टोटली एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, आपको पता होता है कि ये या तो सही होगा या गलत होगा। अनलाइक मेंस जहाँ पे एक ग्रे एरियाज रहते हैं कि हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, हम कैसे आंसर राइटिंग करेंगे और ये सब। प्रीलिम्स में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स में कट ऑफ से करीब 15 मार्क्स ऊपर थे। सेकंड अटैम्प्ट में मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया, ऑल्दो 1 या 2 मार्क का डिफरेंस था। थर्ड अटैम्प्ट में अगेन प्रीलिम्स के कट ऑफ से अराउंड 20 मार्क्स या 25 मार्क्स ऊपर थे मेरे। सो जो थर्ड अटैम्प्ट में मैंने इंप्रूवमेंट किया ओवर सेकंड अटैम्प्ट, उसमें कई सारी चीज़ें मैंने ट्राई आउट करी, जैसे कि नंबर ऑफ़ रिविजन जो मैं अपने सिलेबस का कर रहा हूँ उसको बढ़ाया, क्योंकि इससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है। हमें पता होता है कि हमें एक्जैक्टली क्या पता है और क्या नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, Right. तो हम इनकरेक्ट क्वेश्चंस कम हो जाते हैं उससे। साथ ही उसके साथ ही मैंने नंबर ऑफ़ टेस्ट जो मैं सॉल्व कर रहा था उसको बढ़ाया, कि जिससे कि मैं जान सकूँ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ। और थर्डली जो हम क्या होता है, जैसे टेस्ट हम देते हैं, हम 85 क्वेश्चंस मान लीजिए अटैम्प्ट करते हैं 100 में से, बाकी 15 है उन पे अपना दिमाग नहीं लगाते कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं भी फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में यही करता था। थर्ड अटैम्प्ट में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये सजेशन दिया कि जो हम 15 क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ, टेस्ट कंप्लीट होने के बाद उन 15 को अटैम्प्ट करो। तुम्हें जो आता है, जो लगता है कि मुझे ये सही होना चाहिए, तुम उसको अटैम्प्ट करो और तब देखो कि उसमें क्या एक्यूरेसी आ रही है। एंड आप शायद बिलीव नहीं करोगे, उसमें मेरी एक्यूरेसी 30-35% फिर भी आ रही थी। और जो नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, अगर 25% से ऊपर एक्यूरेसी आती है तो हम नेट पॉजिटिव से छूटते हैं। तो अगर मैं 15 के 15 भी अटेम्प्ट कर देता तो भी मेरे 1-1.5 नंबर और बढ़ जाते। तो ये इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं सारे अटेम्प्ट करने, एक उसमें भी मैक्सिमम आता है जहाँ पे हम उतने अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद फिर नेगेटिव बढ़ सकती है। और दूसरा ये कि मेरी लॉजिकल रीजनिंग या गेस करने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को एक्सपोज होता हूँ जो मुझे नहीं आते हैं। तो ये 2 तरह से सर मैंने अपना इम्प्रूव किया। ओके, सो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते थे आप प्रीलिम्स में? ऐसे कोई फिक्स नंबर नहीं है, मैं नंबर नहीं बोलना चाहूँगा कि ये मेरा प्री डिटर्मिनेंट था, क्योंकि आपने पूछा है। तो थर्ड अटैम्प्ट में मैंने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, और सेकंड प्रीलिम्स से मैंने 81 किए थे, और फर्स्ट में शायद 85 किए थे। लेकिन ये टोटली आपकी अपनी प्रिपरेशन, आपकी अपनी एक्यूरेसी और उस दिन का प्रीलिम्स का पेपर कैसा आया है उस पर डिपेंड करता है। प्री डिटर्मिनेंट नंबर नहीं है, लेकिन हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, और ये टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आएगा कि आप पहले से पता लगा लो कि मेरे अगर इतना श्योरिटी है तो मैं ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता हूँ। राइट। जैसे कि मेंस इसके बाद आ जाता है, प्रीलिम्स के बाद। तो मेंस के बारे में बताइए सर, कि मेंस की और प्रीलिम्स की इंटीग्रेटेड करते थे या फिर मेंस के लिए अलग से करते थे? सर मेंस में 2 एस्पेक्ट रहते हैं। एक हमारा, बल्कि 3 कह सकते हैं। एक ऐसे होता है, फिर जीएस के 4 पेपर्स होते हैं और ऑप्शनल होता है। तो जीएस जो है वो तो जीएस में भी अगर एथिक्स का पेपर हटा दें तो जीएस 1, 2, 3 तो काफ़ी हद तक प्रीलिम्स के साथ इंटीग्रेटेड ही रहता है। जीएस 4 की अलग पूरी टोटली मेंस की प्रिपरेशन है। ऐसे कही है कि एक बार हम जीएस में कमांड ले लेते हैं तो उसके बाद प्रैक्टिस के थ्रू ऐसे भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शनल जो मेरा मैथमेटिक्स था वो टोटली डिफरेंट था, तो उसका कहीं प्रीलिम्स के साथ इंटीग्रेशन नहीं था, तो उसकी सेपरेट तैयारी रहती थी। ओके, तो आंसर राइटिंग वगैरह आपने करी है? जी। तो आंसर राइटिंग वगैरह करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखते थे, या फिर ये एलिमेंट रखना है आंसर में जिससे कि बेटर आंसर हो या फिर स्कोर ज़्यादा आ सके? सर आंसर राइटिंग के लिए मैंने पिछले साल के टॉपर्स की वीडियोस कंसल्ट करी थी, और स्पेशली शुभम कुमार सर जिनकी AIR 1 थी CSE 2020 में, उनकी टॉपर स्टॉक उनकी वीडियोस के थ्रू मैंने जाना कि कैसे हम अपने आंसर्स को बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं एक अच्छे आंसर के। जैसे इंट्रोडक्शन काफ़ी क्रिस्प होना चाहिए, कंक्लूजन फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, उसमें कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हम दे सकते हैं। कैसे हम डायग्राम्स को इंक्लूड कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें डायग्राम से पूरी कॉपी भर देनी है, केवल साइड में छोटा सा डायग्राम भी बना दें तो भी उससे एग्जामिनर अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजीज़ थी। फर्स्ट अटैम्प्ट से थर्ड अटैम्प्ट में जो मेरा सेकंड मेंस था थर्ड अटैम्प्ट में, उससे मैंने ये इंप्रूव किया कि मैंने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स बढ़ा दिए अपने आंसर्स में, और ज़्यादा डायमेंशंस को मैं मेंशन करने लगा। पहले एक लेथार्जिक अप्रोच थी कि बस ठीक है 4 पॉइंट लिख दे रहे हैं एक सब पार्ट में, और 10 मार्कर में 8 पॉइंट दे के आ गए, और उससे मेरे केवल 333 मार्क्स आए थे। और सेकंड मेंस में सब्सटेंशियली इंप्रूव हो गया, 400+ तक चला गया। ओके, जो स्कोर कार्ड आया तो उसमें पिछले टाइम आपके कहाँ ज़्यादा कमियाँ नज़र आई थी और इस बार कहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, और वो इम्प्रूवमेंट कैसे करी आपने? सबसे बड़ा मेरा जो लैकिंग था फर्स्ट अटैम्प्ट में, वो जैसे मैंने बताया मेंस GS मेंस में था कि मेरा टोटल जो था 333 था GS का, और इस बार तो मैंने देख लिया कि जो टॉपर्स थे उस बार भी 2020 में उनके 380 390 के आसपास तो थे ही, तो मेरा एक 16 मार्क्स का डेफिसिट तो वहीं पे था। टोटल मार्क्स मेरे 911 थे इंटरव्यू का स्कोर मिला के, और एक डिसेंट रैंक के लिए जनरली हम एम करते हैं कि 1000 मार्क्स हों,
तो 89 मार्क्स का डेफिसिट था, जिसमें से मैं टारगेट कर रहा था कि 60 मार्क्स तो मैं जीएस से इंप्रूव कर सकता हूँ। और मैथ्स में मेरे 284 थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो उसमें भी टॉपर तब C22 पे था। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसमें भी मैं 20 मार्क्स का तो एटलीस्ट ब्रिज है, जो मतलब गैप है जो मैं ब्रिज कर सकता हूँ। तो 60 + 20 80 मार्क्स मेरे यहाँ से इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये मेरा डेफिसिट था सर। ओके, सो मैथ टफ जनरली ऑप्शनल सब्जेक्ट माना जाता है, और मैथ में स्कोर भी अच्छा आता है जनरली वैसे देखा जाए, क्योंकि इसमें ये है कि आप अगर सही करके आते हो स्कोर मिल जाएगा। बट जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि मैथ ऑप्शनल को कवर कैसे करें। सो कभी आपके मन में ऐसे नहीं आया कि ये कवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, दूसरा ऑप्शनल रखना चाहिए था ईजी सा? सर ये बिल्कुल आपने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है और जर्नी यूपीएससी की जर्नी के लिए। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, जैसा कि मैंने भी टॉपर्स के थ्रू सुना था जब मैंने चूज़ किया था, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मैथ्स चुन रहे हो तो रात में 12 बजे भी अगर आपको कोई उठा के कहे और आपसे कहे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप नींद में भी वो क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पाते हो या करने की इच्छा रखते हो तो आप मैथ्स ऑप्शनल लो। तो इससे ये मतलब है कि अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में और आप इसको एज अ ब्रेक समझते हो फ्रॉम जीएस, ना कि एज एन एडिशनल बर्डन, तो आपको बहुत रिफ्रेशिंग लगेगा और बहुत अच्छे डिविडेंड्स देगा ये ऑप्शन। अदरवाइज एज अ बर्डन लोगे तो शायद आप क्रम्बल हो जाओगे इसके वेट के अंडर। अच्छा, आपने NCERTs वगैरह पढ़े थे? जी। कौन सी पढ़े थे? 6 से 12 के सारे पढ़े थे, 11 12 या कुछ सिलेक्टेड? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्योंकि मैं कॉलेज के थ्रू ही कॉलेज के साथ साथ प्रिपेयर कर रहा था, तब मैंने ज़्यादा NCERTs पे नहीं फोकस किया था। जो कोचिंग के नोट्स थे उनके थ्रू अटैम्प्ट किया था। बट जब सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ तो भी मैंने आइडेंटिफाई किया कि कुछ एशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में मेरी फाउंडेशन लैकिंग है। तब मैंने ये डिसाइड किया कि एटलीस्ट मैं इस सब्जेक्ट पे आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा की जो बुक सजेस्ट की जाती हैं टॉपर्स को के द्वारा, उनको मैंने पूरी पढ़ी, उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए और उनको अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोट्स थे उनमें इनकॉर्पोरेट किया। बहुत बल्कि नोट्स नहीं करे, लेकिन जो एडिशनल टिप्स, एडिशनल पॉइंट्स मैं निकाल पा रहा था वो मैंने अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोट्स में ऐड ऑन कर लिया। ओके, करंट अफेयर्स के लिए क्या रिसोर्स फॉलो करें आपने? सर करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। ये जून 2019 से मुझे याद है, तभी मैंने सब्सक्राइब करा था और कंटिन्यूस इंडियन एक्सप्रेस का था। और इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन को फॉलो किया जा सकता है, और जो एनुअल कंपाइलेशन रहता है उस पर भी हम एग्ज़ाम के पहले एक बार नज़र डाल सकते हैं कि कुछ अगर टॉपिक छूट गया हो तो हम वहाँ से ऐड करेंगे। ओके, एवरेज कितने घंटे आप पढ़ते थे? आप जो स्कूल टाइम में सेम पैटर्न फॉलो कर रहे थे, क्या यूपीएससी के लिए वही किया? सर मैंने घंटे, मैं सच बताऊँ तो ऐसे गिनता नहीं था कि मैं कितने नंबर ऑफ़ आवर्स का आउटपुट हो रहा है। मेरा ये फोकस रहता था कि मैं जो मेरा अपना प्लान है कि मुझे इस हफ्ते में ये टॉपिक कंप्लीट करने, वो आउटपुट निकल रहा है कि नहीं। तो अगर वो आउटपुट आ रहा है, तो अगर 4 घंटे पढ़ के भी आ रहा है, देन आई एम फाइन विद इट। मैं जनरली ब्रेक ले लेता था कि अगर मेरा उस दिन का टारगेट पूरा हो गया है तो आई विल टेक अ ब्रेक। तो इसलिए मैं एस्पिरेंट्स को भी ये सजेस्ट करूँगा कि हम काफ़ी बर्डन ले लेते हैं कि हमें 12 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, नींद भी आ रही है फिर भी हम पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक रात का एग्ज़ाम नहीं है कि हमने आज पढ़े कल दे दिया एग्ज़ाम। ये 2 साल 3 साल और कितना भी लंबा हो सकता है। हाँ जी। तो इसलिए आप जब भी पढ़ रहे हैं एक अच्छे प्लेजेंट डिस्पोजिशन के साथ पढ़िए, कि आप एक जैसे फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो उस तरह से आप बुक्स पढ़िए या वीडियोस देखिए, तो आपको भी पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने 3 घंटे पढ़ लिया, आपको लगेगा कि मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया। तो वो एक बर्डन नहीं है, एक वो पॉजिटिव आउटपुट की तरह आप उसको देखिए। डीमोटिवेशन वगैरह हो जाता है कभी कभी, जैसे हम पढ़ते रहते हैं कंटिन्यूसली तो लोनलीनेस फील होता है कि हम अकेले हो गए हैं, बाकी दुनिया से कट ऑफ हो गए। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जब डीमोटिवेशन, एंजाइटी वगैरह रहती है? सर ये भी एक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन आपने पूछा, और ये मेरे केस में भी बहुत हो जाता है सर। ये कई बार होती है ये चीज़, स्पेशली जैसे सेकंड अटेम्प्ट के बाद जब मैंने प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया था और फिर थर्ड अटेम्प्ट पूरा वापस देना था। ऑलरेडी मैं इंटरव्यू दे चुका था बल्कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो एक एक्सपेक्टेशन था कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। पर सर ऐसे केस में जब हम डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमने ये जर्नी स्टार्ट क्यों करी है, हम उस पर ध्यान दें कि वाई सिविल सर्विसेज। तो जैसे मेरे केस में था कि मुझे एक वाइड अपॉर्चुनिटी मिलती है इस प्लेटफॉर्म से कंट्री को सर्व करने के लिए। ये जैसे फॉरेन सर्विस के थ्रू है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, या इंडिया के फ्लैग को अपने आप में मैं एक ऑनर देखता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। और मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपने लैपटॉप का जो वॉलपेपर था डेस्कटॉप का, उसको भी जो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है FSI दिल्ली में, उसकी फ़ोटो को वॉलपेपर लगा रखा था। और वो मुझे कंसिस्टेंटली मोटिवेट करता था कि ये विदेश सेवा संस्थान, उस पर अभी भी याद है, मुझे लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ जाना है। तो ये मेरा वॉलपेपर है, वो पिछले 4 या 5 साल से है। ओके, सो आपने IFS सेलेक्ट किया? IFS फर्स्ट प्रेफरेंस। ओके, ग्रेट। मे भी अपाला मैम ने भी 9 रैंक थे जो उन्होंने किया था, तो आप उनसे इंस्पायर थे या फिर किसी और से?
नहीं सर, एक्चुअली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तभी सर सबसे मेरा ये था कि फॉरेन सर्विस की तरफ जाना है। एक्चुअली कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था तब मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी कि डिप्लोमेसी के ऊपर और इंटरनेशनल रिलेशंस पे कि कैसे एक डिप्लोमेट कंट्री के पूरे ग्लोबल इमेज को कंट्रीब्यूट कर सकता है और कैसे बहुत वाइडली इम्पैक्टिंग डिसीजंस एक डिप्लोमेट ले सकता है। तो मैंने सोचा कि मेरा इंटरेस्ट भी इंटरनेशनल रिलेशंस में है कि क्या वर्ल्ड न्यूज़ चल रही है उसको फॉलो करने में था। तो मैंने सोचा कि फॉरेन सर्विस ही फिर मैं अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखूँगा। ओके, सो ओवरऑल प्रिपरेशन आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और भी अपनी हॉबीज़ वगैरह को फॉलो करते थे? मेरी हॉबीज़ में मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मैंने बताया कोविड के टाइम पे मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस की कई सारी बुक्स पढ़ी थी और उसके अलावा मैं फ़िक्शन बुक्स भी पढ़ता हूँ। जैसे मेरा ये रूटीन रहता है कि जब मैं सोने के पहले जो किंडल ई रीडर बुक रीडर होता है तो उसमें मैं फ़िक्शन बुक्स पढ़ता हूँ और जो हार्ड कॉपी में नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ। जैसे दिन के टाइम पे अगर कभी भी मुझे एक ब्रेक चाहिए होता है। अच्छा, कोचिंग्स वगैरह की आपने हेल्प ली अपनी तैयारी में? जी। ओके, सो स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे, कोचिंग लेनी चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए? मैं समझता हूँ कि कोचिंग से हमें एक वो चीज़ कहते हैं कि डोंट री इन्वेंट द व्हील। तो अगर हम कोचिंग्स नहीं लेते हैं तो कई बार हम उन्हीं कंटेंट को इकट्ठा करने में लग जाते हैं जो ऑलरेडी कोचिंग्स ने या किसी भी एक रिसोर्स ने ऑलरेडी बना के कंपाइल करके रख रखा है। तो हम उसको ढूंढने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करें गूगल विकिपीडिया के थ्रू। तो एक समय एक्सटेंट तक तो हम जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं जो सभी टॉपर्स फॉलो कर रहे हैं उसको तो ज़रूर यूज़ करें कोचिंग से और टेस्ट सीरीज। और सब दूसरी चीज़ टेस्ट सीरीज़ की कि एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस एग्जाम में, क्योंकि अल्टीमेटली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपको कितना आता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप एग्जाम में कितना लिख के आते हो उसी से फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ लिख के आने के लिए आपको सिमुलेशन करना होगा अपने घर में एग्जैक्ट 3 आवर या 2 आवर का जो एग्जाम है उसमें, और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, जिससे कि आप कॉम्प्लेसेंट ना हो जाओ कि मुझे तो सब कुछ आता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी कोचिंग करो, जहाँ से भी करो, बट प्रैक्टिस ज़रूर करते रहो। ओके, सो लास्ट में फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा मैसेज यही होगा कि आप सिविल सर्विसेज एक बहुत ही मेरे लिए तो बहुत एक नोबल सर्विस है जो जिसके थ्रू हम देश की सेवा कर सकते हैं, कई सारे लोगों को की लाइफ हम इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इस नोबल जर्नी को भी स्टार्ट करते हो, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अपने आप में एक बहुत नोबल जर्नी है। Right. तो इस जर्नी में जब आप स्टार्ट करते हो अपने प्रिंसिपल्स, अपने एथिक्स को कभी मत भूलें कि उनको अपनी डेली लाइफ में भी इनकलकेट करो, और आई एम श्योर कि इससे आपकी प्रिपरेशन और भी ब्यूटीफुल हो जाएगी और आपके साथ भी पॉजिटिव लोग जुड़ेंगे एंड फाइनली यू वुड बी सक्सेसफुल। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम। सो फ्रेंड्स, जो सर की बुक लिस्ट वगैरह है या फिर जो भी रिसोर्सेज सर ने फॉलो करे, सर बोल रहे हैं कि हम बाद में इसके ऊपर वीडियो कर देंगे, फिर डिटेल में शेयर कर देंगे, सो वो आपको इन फ्यूचर मिल जाएगी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।